Hello students. In past video we were discussed some exercise problem, and today we are again discuss the last exercise problem, that is as per the new NCERT syllabus of declared by the Gujarat board. Okay, so here today we are trying to cover all the left examples as per the new syllabus, in which the 4.22 example will says us I and j caret are the unit vector along the x and y axis respectively. We have already know that these are the unit vector, and I represent the x direction, j represent y direction, and k represent what? Z direction. Yes or no? Then after what you have to do here, what is the magnitude and direction of the vector I plus j caret and I minus j caret, that you have to find out. Okay, so here there is a one mathematical otherwise algebraic expression is given, that is I caret plus j caret, यानी कि आपको दो यूनिट वेक्टर का एडिशन दिया गया है और दूसरा सब्ट्रैक्शन दिया गया है. As we know the definition of the unit vector, so unit vector having only direction and its magnitude is always what? 1. Yes or no? Okay, now you have to find out the I caret plus j caret. It means that this is the vector, okay, which having this will represent the x component, this one will represent the y component. So if you know the x component, y component, then how can you check the magnitude? So I plus j caret का magnitude डिफाइन करने के लिए हम मोड लिखेंगे और इक्वल टू क्या करें? स्क्वायर रूट x का स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर प्लस j का स्क्वायर यानी कि इसका स्क्वायर यानी कि इसका कांस्टेंट भी 1 है, या तो मैग्नीट्यूड तो 1 ही है यानी कि 1 का स्क्वायर आएगा. तो 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर क्या होगा भाई? स्क्वायर रूट 2 होगा कि नहीं होगा अंदर? यस और नो? मैग्नीट्यूड मिल गया कि ना मिल गया? डायरेक्शन के बारे में बात करें, tan थीटा इक्वल टू क्या लिखते हैं भाई? y कंपोनेंट डिवाइड बाय x कंपोनेंट. y कौन सा है? प्लस y है तो प्लस 1, प्लस x है तो प्लस, यानी कि y डिवाइड बाय x हो गया कि ना हो गया? अब पता है 1 डिवाइड बाय 1 तो 1 ही होगा. अब tan थीटा की वैल्यू 1 कब मिलती है? 45 डिग्री. यस और नो? बराबर. तो 45 डिग्री मिल गया, तो I प्लस जे का पिक्चर पूरा हो गया कि ना हो गया अंदर भाई? उसका मैग्नीट्यूड आपको √2 मिलेगा और एंगल क्या मिलेगा? 45 डिग्री विथ रिस्पेक्ट टू पॉजिटिव एक्स एक्सिस अंदर. बराबर. उसी तरह I माइनस जे का भी आप फाइंड करना चाहो तो कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो अंदर? बराबर. उसके लिए भी आपको क्या करना है? मोड में I माइनस जे लिखना है. बराबर. स्क्वायर रूट में 1 स्क्वायर प्लस माइनस 1 का स्क्वायर होगा. क्यों? क्योंकि जे बाई माइनस में है ना यहाँ पे अंदर. हाँ के ना? फिर भी इसका आंसर तो 1 प्लस 1 ही आएगा, क्योंकि नेगेटिव का स्क्वायर भी पॉजिटिव होता है. तो फाइनली आपको उसका मैग्नीट्यूड भी क्या मिला भाई? √2 ही मिला कि ना मिला अंदर? बराबर. और डायरेक्शन की बात करें तो tan थीटा इक्वल टू क्या होगा? y कंपोनेंट जो कि माइनस j है तो माइनस y डायरेक्शन यानी कि -1 लेना है, और यहाँ पे +1. तो tan थीटा की वैल्यू आपको क्या मिली भाई? -1 मिली. अब हमको पता है कि 1 वैल्यू के लिए 45 डिग्री होगा, तो इक्वल टू क्या लिख सकते हैं भाई? tan 45 लिख सकते हैं यहाँ पे अंदर. समझ में आ रहा है? बराबर. तो tan 45 की वैल्यू 1 होगी, तो यहाँ पे हम tan थीटा इक्वल टू -tan 45 लिख रहे हैं, तो थीटा इक्वल टू आपका क्या होगा भाई? -45 डिग्री रखने का होगा अंदर. याद रखो cos अकेला ऐसा फंक्शन है कि जिसमें cos थीटा इक्वल टू का cos थीटा होता ही है, पर अगर आप cos माइनस थीटा लिखो उसका भी आंसर cos थीटा ही होगा. यानी कि अगर आप एंगल की वैल्यू नेगेटिव पे लेते हो तो भी आंसर आपको वही मिलेगा जो उसकी पॉजिटिव का है अंदर. समझ में आ रहा है सबको इतना पार्ट? बट क्या होगा कि आप साइन ले रहे हो या तो फिर tan ले रहे हो, तो उसके केस में अगर माइनस थीटा है आपका, तो वो आंसर आपका tan थीटा का या साइन थीटा का ही होगा, पर आपको नेगेटिव वैल्यू में लेना होगा अंदर. समझ में आ रहा है सबको इतना पार्ट? तो यहाँ पे भी वही केस हुआ ना कि tan थीटा इक्वल टू -1 हुआ, तो हमको पता है 1 वैल्यू किसके लिए थी भाई? 45 डिग्री के लिए थी, पर यहाँ पे माइनस है तो हम क्या लिखेंगे? -45 लिखेंगे. तो ये एंगल कहाँ पे एक्चुअल में बनेगा अंदर? समझ में आ रहा है? तो ये आपका एक्स एक्सिस है, तो -45 फोर्थ क्वाड्रेंट में बनेगा अंदर. समझ में? अगर पॉजिटिव होगा तो एंटी क्लॉकवाइज आप, पर नेगेटिव है तो क्लॉकवाइज आपको आना पड़ेगा अंदर. समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है अंदर? बराबर. तो आप बोल सकते हो कि यहाँ पे फोर्थ क्वाड्रेंट में -45 डिग्री विथ रिस्पेक्ट टू एक्स बनेगा अंदर. समझ में आ रहा है यहाँ पे? या तो फिर आप लिख सकते हो 360 में से 45 सब्ट्रैक्ट कर दो अंदर. बराबर. तो आपको 315 डिग्री मिलेगा विथ रिस्पेक्ट टू पॉजिटिव एक्स एक्सिस मिलेगा अंदर. समझ में आ गया सबको? हाँ के ना? अब यही क्वेश्चन में दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है कि व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर ए अलोंग द डायरेक्शन ऑफ I प्लस जे एंड I माइनस जे. तो हमको इसके क्या करना है भाई? वेक्टर कंपोनेंट फाइंड करने हैं अंदर. बराबर. तो आप इसको फाइंड करोगे तो करोगे कैसे?
बराबर। तो हमको यहाँ पे उसको क्या करना है, फाइंड करने का सीखना है अंदर। तो चलो चेक करते हैं कि कैसे उसको फाइंड करेंगे अंदर, बराबर। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे जो बोला गया है, खाली आपको क्या बोला गया है, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर, यानी कि उसके खाली कंपोनेंट आपको फाइंड करने हैं और डायरेक्शन तो आपके पास ऑलरेडी है ही अंदर। तो यहाँ पे मैं आपको एक स्ट्रेटेजी बताऊं, उससे आपका काम इजीली हो जाएगा। आपको क्या करना है, वेक्टर ए को वेक्टर ए जो है वो ही लेना है, 2i कैरेट प्लस 3j कैरेट, बराबर। पर आपका जो बी वेक्टर है उसको आपको यहाँ पे क्या लेना है, i प्लस जे लेना है अंदर। समझ में आ रहा है सबको इतना पार्ट? हाँ के ना, बराबर। और दूसरा वाला केस, जब इसके लिए कंपोनेंट फाइंड करना हो अंदर, बराबर, तो आपको उसके लिए बी का वेक्टर रिप्लेस करके i प्लस जे की जगह क्या लिख देना है, बस ये लिख देना है। अब आप सबको पता है डॉट वाली फॉर्मूला, ए डॉट बी इक्वल टू क्या लिखते थे भाई, हम ए बी कॉस थीटा लिखते थे कि नहीं लिखते थे अंदर? हाँ के ना, बराबर। अब आपको फाइंड क्या करना है, वेक्टर ए का कंपोनेंट। तो हमको पता है कंपोनेंट या तो फिर कॉस थीटा होता है या तो फिर साइन थीटा होता है। तो खाली बी को यहाँ से धक्के लेके सामने की साइड भेज दे के ना, भेज दे अंदर, हाँ के ना। तो आपको ए कॉस थीटा इक्वल टू वैल्यू क्या मिलेगी भाई, यहाँ पे ए डॉट बी डिवाइड बाई क्या मिलेगा, बी मिलेगा अंदर। समझ में आ रहा है सबको इतना पार्ट? यस और नो, बराबर। चलो अब आपके पास ए का वैल्यू, अगर सॉरी ए का जो फॉर्मूला है वो दिया गया है, क्या दिया गया है, 2i प्लस 3j। तो यहाँ पे लिखेंगे 2i प्लस 3j और b हमको क्या लेना है, i प्लस j लेना है। और मैग्नीट्यूड तो b का पता है, i प्लस j का मैग्नीट्यूड क्या मिला था भाई, 2 मिला था, हाँ के ना। अब यहाँ पे दोनों के बीच में डॉट प्रोडक्ट है तो हमको पता है i डॉट i 1 होगा, पर i डॉट j तो क्या होगा, 0 होगा। यानी कि ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन होगा और ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन होगा कि नहीं होगा अंदर, बराबर। और मल्टीप्लीकेशन होगा तो i डॉट i तो 1 हो जाएगा, बराबर। तो 2 इंटू 1 यानी कि 2 ही रहेगा, और 3 इंटू 1 यानी कि 3 रहेगा, j डॉट j भी 1 हो जाएगा, डिवाइड बाई √2। यानी कि आपको मैग्नीट्यूड क्या मिला भाई, 5√2 मिला। तो आपको एक कंपोनेंट क्या मिलेगा, 5√2 किसके लिए, i प्लस जे के लिए मिलेगा कि नहीं मिलेगा अंदर? समझ में आ गया? तो ये डायरेक्शन का कंपोनेंट एक आपको क्लियर हो गया कि ना हो गया अंदर? समझ में आ रहा है? तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आंसर्स में ऐसा एक कंपोनेंट आपको लिख के दिया होगा अंदर, देखो देखा लिखा है यहाँ पे, बराबर। अब दूसरा वाला कंपोनेंट हम डिजाइन करें, कैसे करेंगे, वही का वही फॉर्मूला आपको अप्लाई करना है, बराबर। के ए सॉरी भूल हो गई मुझसे यहाँ पे, बराबर। क्या लिखेंगे, ए बी कॉस थीटा लिखेंगे, फिर से वही फॉर्मूला बनाएंगे भाई, ए कॉस थीटा इक्वल टू ए डॉट बी डिवाइड बाय क्या लिखेंगे, बी। पर अब बी की जगह ये नहीं लिखेंगे, ये वाला लिखेंगे अंदर। समझ में आया? तो हमको किसकी डायरेक्शन का कंपोनेंट मिल गया, इसके डायरेक्शन का भी मिल गया कि ना मिल गया अंदर? समझ में आ रहा है अंदर, बराबर। अगेन आपका यहाँ पे आंसर जो होगा हम कैलकुलेट करने का ट्राई करें तो क्या होगा, यहाँ पे 2i कैरेट प्लस 3j कैरेट और i कैरेट माइनस j कैरेट होगा कि नहीं होगा, और डिवाइड बाय √2 तो कंफर्म ही है हमारा, बराबर। यहाँ पे होगा कि ये दोनों का प्रोडक्ट आपको 2 मिलेगा अंदर, पर ये दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा, -3 मिलेगा अंदर। समझ में? तो आपको आंसर क्या मिला, -1/√2 मिला कि नहीं मिला अंदर? समझ में आ रहा है सबको इतना पार्ट? देख सकते हो आंसर आया कि नहीं आया। और आपको डायरेक्शन लिखनी है तो डायरेक्शन जो है वो लिख दो अंदर, i कैरेट माइनस, क्योंकि उसकी डायरेक्शन में तो फाइंड किया है हमने भाई, हाँ के ना, हो गया कितना हो गया आंसर, यस और नो। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, मैंने आपको जो फॉर्मेट बताया वो फॉर्मेट फॉलो करोगे तो आपका क्वेश्चन इजीली खत्म हो जाएगा, वरना ये सॉल्यूशन देखोगे तो दिमाग खुजाते रहोगे पर आपका आंसर जल्दी से आएगा नहीं अंदर, बराबर। तो मैंने जो बताया वो सीधा आपको लिख देना है अंदर, क्लियर। उसके बाद आपको 4.23 नंबर का क्वेश्चन क्या बताया गया है अंदर, कि आपको कुछ 4-5 इक्वेशन दिए गए और बोल रहे हैं कि फॉर एनी आर्बिट्ररी मोशन इन द स्पेस ईच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस आर दी ट्रू। तो सच वाला कौन सा है यहाँ पे, तो आप देख सकते हो पहला v एवरेज का बोला गया है। तो v एवरेज का इक्वेशन में क्या है कि दो वेलोसिटी है डिफरेंट टाइम की, डिवाइड बाय 2 किया गया है। तो यानी कि ये मैथ की जनरल फॉर्मूला है कि आपके पास जो भी कंटेंट है उसका एडिशन करो, डिवाइड बाय क्वांटिटी करो। पर फिजिक्स में जब ये डेफिनेशन एवरेज के टर्म्स में देखते हैं तो ये डेफिनेशन गलत होगी जब आपका मोशन यूनिफॉर्म नहीं होगा या तो फिर कांस्टेंट एक्सेलरेटेड मोशन नहीं होगा अंदर, क्योंकि कांस्टेंट एक्सेलरेशन बोलो या यूनिफॉर्म मोशन बोलो दोनों एक ही चीज है। कांस्टेंट एक्सेलरेशन का मतलब क्या है कि वेलोसिटी एक चीज में बढ़ती जाती है आपके अंदर फिक्स रेट से, बराबर। तो और दूसरा यूनिफॉर्म मोशन में आपका क्या होता है अंदर कि आपका जो डिस्टेंस है वो टाइम के साथ क्या होगा, यूनिफॉर्म हो गया, यानी कि कांस्टेंट वेलोसिटी हो गया अंदर, बराबर। तो
कुछ केसेस हो गए उसके, यानी कि यूनिफॉर्म के लिए ये इक्वेशन सच है, पर जब आप नॉन यूनिफॉर्म मोशन के बारे में बात करोगे तो ये इक्वेशन आपका सही निकल के आता नहीं अंदर। इसीलिए हम जब वी एवरेज का इक्वेशन लिखते थे क्या लिखते थे भाई, डिस्प्लेसमेंट, टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टोटल टाइम लिखते थे, ना कि वेलोसिटी का समेशन डिवाइड बाय टाइम लिखते थे। यानी कि ये वाला इक्वेशन क्या है, गलत है, दूसरा वाला इक्वेशन सही होगा क्योंकि आपको दो पोजीशन डिवाइड बाय टाइम दिया है अंदर, हाँ कहना बराबर। तीसरा वाला और चौथा वाला दोनों इक्वेशन गलत होगा, क्यों, क्योंकि ये खाली कांस्टेंट एक्सेलरेशन वाले जो तीन इक्वेशन के उसके ही भाई है ये, बराबर। तो अगर कांस्टेंट नहीं होगा तो क्या होगा भाई, सही बात है कि नहीं, सही बात है अंदर, हाँ कहना बराबर। तो ये दोनों इक्वेशन भी हम करेक्ट नहीं बोलेंगे। और लास्ट वाला डेफिनेशन के हिसाब से ये भी करेक्ट है कि हाँ भाई एवरेज एक्सेलरेशन क्या है भाई, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड, कितने रेट से आपकी वेलोसिटी चेंज हो रही है, तो आपको वही दिया गया है v2 माइनस v1 डिवाइड बाई t2, तो आपको एवरेज में, तो आपका दो इक्वेशन सही है, दूसरा वाला और ये लास्ट वाला अंदर। समझ में आ रहा है सबको इतना पार्ट, बस आपको यही लिखना है अंदर। नेक्स्ट चीज आपको बोली गई है कि रीड ईच स्टेटमेंट बिलो केयरफुली, 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 तो हम बाइक नहीं चलाते और स्टेटमेंट कहाँ से केयरफुली रीड करेंगे अंदर, बराबर। एंड स्टेट विथ द रीजन एंड द एग्जांपल इफ दे आर फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, बराबर। तो यहाँ पे स्केलर क्वांटिटी के बारे में बात हुआ है। देखो एनसीईआरटी में कुछ क्वेश्चन ऐसे दिए गए कि आपको लगे ये एमसीक्यू नहीं है भाई, सबके लिए आपको ट्रू फॉल्स आंसर देना है अंदर, बराबर है। तो स्केलर क्वांटिटी के बारे में कुछ स्टेटमेंट दिए गए, तो पहला कौन सा दिया गया कि स्केलर क्वांटिटी इज वन दैट इज कंजर्व इन द प्रोसेस, बराबर। यानी कि जो भी प्रोसेस होगी भाई उसमें उसका कंजर्वेशन होता है, कंजर्वेशन होता है यानी कि वो जो है वही की वही रहेगी, उसके बारे में बात करें तो ये स्टेटमेंट क्या है, गलत है। टेम्परेचर की बात करो, रात का टेम्परेचर, सुबह का टेम्परेचर, भाई टेम्परेचर खुद में स्केलर क्वांटिटी है कि नहीं अंदर, क्या उसका कंजर्वेशन होता है। काइनेटिक एनर्जी की बात करें अंदर, तो आप 6 चैप्टर में जाओगे तो आपको दो टाइप का कलोजन, कलोजन यानी कि एक दूसरे से ठुक जाए अंदर, मतलब उसको हम क्या बोलते हैं, कलोजन बोलते हैं। तो कलोजन दो टाइप के होते हैं, उसमें से जो इलास्टिक कलोजन होता है उसमें काइनेटिक एनर्जी का कंजर्वेशन होता है अंदर, समझ में आ रहा है। काइनेटिक एनर्जी अपने आप में स्केलर क्वांटिटी है, पर जब इनइलास्टिक हो तो उसमें उसका कंजर्वेशन होता नहीं है। तो वही चीज आपको यहाँ पे समझाने का ट्राई किया गया है अंदर। अब टेम्परेचर का भी एग्जांपल लेना चाहो तो ले सकते हो अंदर, समझ में आ रहा है अंदर, बराबर। दूसरी चीज के बारे में बात कि स्केलर क्वांटिटी इज वन दैट कैन नेवर टेक नेगेटिव वैल्यू। टेम्परेचर की ही बात कर लो, टेम्परेचर का नेगेटिव भी होता है कि नहीं, हाँ मास है, टाइम है, वो कभी नेगेटिव नहीं हो सकते अंदर। पर टेम्परेचर जैसी दो तीन और भी क्वांटिटी जो नेगेटिव है, देखते कि एक इलेक्ट्रिक चार्ज है जिसमें इलेक्ट्रॉन का चार्ज हम नेगेटिव लिखते हैं कि नहीं लिखते अंदर, समझ में आ रहा है अंदर। तो ये सब स्केलर भले है पर उनकी वैल्यू हमको जरूरत के हिसाब से नेगेटिव भी लेनी पड़ती है अंदर। दूसरा, स्केलर क्वांटिटी इज वन दैट मस्ट बी डायमेंशनलेस। अरे भाई स्केलर क्वांटिटी डायमेंशनलेस होगी तो मास क्या है, मास का यूनिट केजी है, डायमेंशन तो है ना उसका अंदर, बराबर। तो ऑलमोस्ट बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज को स्केलर, सबका कुछ ना कुछ डायमेंशन है, कोई डायमेंशन लेस ऐसी कोई है नहीं अंदर। तो वो भी क्या हुआ, गलत हुआ। देखो 3 भाई तो गलत ही हुआ है, चौथा 5 तो सही निकल जा भाई, बराबर। तो उसमें क्या बोलते हैं, स्केलर क्वांटिटी इज वन दैट डज नॉट वेरी फ्रॉम वन पॉइंट टू द अनदर इन अ स्पेस। अब सीधी सी बात है, आपके वेट की ही मैं बात करूं अंदर, तो आपका वेट स्केलर क्वांटिटी है, यहाँ पे मेजर करो, मून पे जाके मेजर करो, क्या होगा, सेम मिलेगा, नहीं मिलेगा ना अंदर, समझ में आ रहा है। तो यही बात है कि भाई हर स्केलर क्वांटिटी ऐसी नहीं है। मास की बारे में बात करो, ये बात सही है कि आप दुनिया के क्या यूनिवर्स के कोई भी स्पेस में जाओगे तो वो वेरी नहीं होने वाली अंदर, बराबर। पर सारी फिजिकल क्वांटिटी ऐसी होती नहीं है अंदर, बराबर। टेम्परेचर की बात करो अंदर, यहाँ पे कुछ टेम्परेचर अलग है, आपके एसी वाले रूम का टेम्परेचर अलग है। स्पेस तो क्या, आपके घर के ही स्पेस में आपको टेम्परेचर का क्या मिल रहा है, वेरी मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है अंदर, बराबर है। लास्ट क्वेश्चन है कि हैज द सेम वैल्यू फॉर द ऑब्जर्व विद द डिफरेंट ओरिएंटेशन ऑफ एक्सिस। तो ये वाली चीज क्या है भाई, सही है अंदर, बराबर, क्योंकि आपका मास है या तो फिर वेट है अंदर, बराबर। जो अभी है वो उल्टा सुल्टा कुछ भी करोगे वही का वही रहेगा ना अंदर। हाँ खा करोगे बढ़ जाएगा उसकी बात अलग है, पर मास की बात करो, टाइम की बात करो, तो उसकी जो क्वांटिटी है, अगर आप उसका ओरिएंटेशन यानी कि
घड़ी आपका है, सीधा रखो उल्टा रखो, जो टाइम बताना है वही बताएगा कि आप रीड करो अलग, वो अलग बात है, अरे सॉरी वो अलग बात है, बराबर। बाकी आप किसी भी कंडीशन में रखो उसका आंसर बदलेगा अंदर। जबकि थर्मोमीटर भी वही स्केलर क्वांटिटी पर थर्मोमीटर का ओरिएंटेशन कभी कभी बदल देते हैं, तो हमारा आंसर क्या होता है, गलत हो सकता है अंदर, बराबर। पर यहाँ पे थर्मोमीटर का जो प्रिंसिपल है उसको प्रॉब्लम है, टेम्परेचर को प्रॉब्लम नहीं है अंदर, बराबर। टेम्परेचर आप किसी भी डिजिटल थर्मोमीटर में आप कोई भी एंगल पे रखो, आपका आंसर तो सही आ रहा है अंदर। यानी कि मोस्ट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी में ये चीज फॉलो हो रही है, इसलिए बोलेंगे कि हाँ भाई उसको ओरिएंटेशन यानी कि किस पोजीशन में रखा है उसके साथ उनको कोई लेना देना नहीं है अंदर। समझ में आ रहा है सबको इतना पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमको बोला गया है, एक एयरक्राफ्ट है जो फ्लाई कर रहा है, कौन सी हाइट पे भाई 3400 मीटर पे कर रहा है अंदर। इफ द एंगल सस्टेन एंड द ग्राउंड ऑब्जर्वेशन पॉइंट बाय द एयरक्राफ्ट पोजीशन 10 सेकंड अपार्ट इज 30 डिग्री। यानी कि समझ लो आप यहाँ से देख रहे हो एरोप्लेन अभी यहाँ है, यहाँ से यहाँ आपका फर्स्ट लाइन ऑफ साइट हुआ, 10 सेकंड के बाद एरोप्लेन यहाँ पे पहुंच रहा है और आपने यहाँ से जो लास्ट लाइन ऑफ साइट हुआ और ये दोनों के बीच का एंगल क्या बनेगा, 30 बनेगा, बराबर। अब क्या करो कि यहाँ से एक वर्टिकल पॉइंट ड्रॉ कर दो, बराबर। तो ये मिड पॉइंट बनेगा। क्यों मिड पॉइंट बनेगा, क्योंकि आप यहाँ पे जिस तरह से फिगर कंस्ट्रक्ट करोगे तो उसको सिमेट्री हो उस हिसाब से डिजाइन करोगे तो आपको क्या मिलेगा, ऐसा कुछ स्ट्रक्चर मिलेगा जिसमें ये आपका जो वर्टिकल हाइट है वो और कुछ नहीं 3400 मीटर बनेगा अंदर। और यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि ये ए और बी पॉइंट ऐसे है कि भाई t=0 टाइम पे प्लेन ए पे था और 10 सेकंड के बाद प्लेन कहाँ पहुंच जाता है, बी पे पहुंच जाता है। उसकी वजह से हम यहाँ पे ओ नाम दे दे तो एओ बी हमारा क्या होगा, 30 होगा, बराबर। अब यहाँ से ये वर्टिकल होगा तो हमारा ये ट्राइंगल का दोनों हाफ हाफ पार्ट करेगा तो टोटल 30 का 15 डिग्री में डिवीजन होगा कि नहीं होगा अंदर। समझ में आ रहा है। बस ये सारी चीज आपको यहाँ पे क्या कर देनी है, डिस्क्राइब कर देनी है। और फिर आपको ये वाला ट्राइंगल कंसीडर करना है, कौन सा भाई, OAC। अब OAC में आपके पास एंगल अवेलेबल है, हाइट अवेलेबल है और आपको अल्टीमेटली डिस्टेंस ही तो फाइंड करना है। तो देखो ये एडजेसेंट साइड हुई, ये अपोजिट साइड हुई, तो आपको tan थीटा का कंसेप्ट आता है जिसमें हम क्या लिखते थे, अपोजिट साइड डिवाइड पे एडजेसेंट लिखते थे, हाँ के ना। तो AC tan थीटा यानी कि tan 15 होगा, AC डिवाइड बाय क्या होगा भाई, OC होगा। अब OC पता है tan 15 आप कैलसी से या तो फिर आपके पास साइंटिफिक कैलकुलेटर या साइन टेबल है उससे फाइंड कर सकते हैं कि नहीं कर सकते अंदर, यस और नो। तो आपको AC इक्वल टू क्या मिलेगा, OC tan 15 मल्टीप्लाई करो तो आपको 910.86 जैसा कुछ आंसर मिलेगा अंदर। पर वो तो भाई A से C का है ना, C से D का भी आंसर वही का वही आएगा कि नहीं आएगा, क्योंकि ट्राइंगल तो सिमिलर ही है दोनों अंदर, हाँ के ना। तो उसको आपको क्या करना पड़ेगा भाई, ट्वाइस करना पड़ेगा। तो ट्वाइस करके आपको कुछ 1821.72 मीटर में आंसर आपको मिल रहा है अंदर, बराबर। अब आपको फाइंड क्या करना है भाई, वेलोसिटी फाइंड करनी है अंदर। तो वेलोसिटी इक्वल टू क्या होगा भाई, डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम। डिस्टेंस आपके पास अवेलेबल है, टाइम 10 सेकंड दिया गया है, 182.1 या तो फिर 172 है, राउंड ऑफ कर 2 लिख सकते हो। तो 182.2 किलोमीटर पर मीटर पर सेकंड की स्पीड से क्या कर रहा है भाई, मूव कर रहा है। आपको लगे बस इतनी, अरे भाई किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करो तब जाकर पता चलेगा कितनी स्पीड से वो मूव कर रहा है अंदर। समझ में आ रहा है सबको इतना पार्ट, यस और नो, बराबर है। चल अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल की ओर आगे बढ़े। तो 26, 27 और 28 आपके सिलेबस में से निकाल दिए गए, इसलिए हम उसके पीछे हमारा टाइम वेस्ट नहीं कर रहे हैं अंदर, बराबर। आपका नेक्स्ट एग्जांपल लास्ट 2 बचता है, 29, 30 क्वेश्चन। तो यहाँ पे 29 क्वेश्चन के बारे में बात करें तो वो क्वेश्चन हमको क्या बोलता है, अ बुलेट फायर एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल हिट the ground with the horizontal and hits the ground 3 किलोमीटर अवे। यानी कि एक बंदे ने अपनी जितनी भी कैपेसिटी थी उस कैपेसिटी से 30 डिग्री एंगल पे अगर एक ऑब्जेक्ट को थ्रो किया तो वो कितने डिस्टेंस पे जाके गिरा भाई, 3 किलोमीटर पे जाके पड़ा अंदर। तो वो बोल रहा है कि बाय एडजस्टिंग इट्स एंगल ऑफ द प्रोजेक्शन, यानी कि अगर वो अपना एंगल ऑफ प्रोजेक्शन बदलेगा तो कैन वन होप टू हिट अ टारगेट 5 किलोमीटर अवे। तो क्या वो एंगल बदल के वही कंडीशन में, यानी कि वो जितनी स्पीड से फेंक सकता है वो स्पीड से, बराबर, वो क्या 3 किलोमीटर की जगह 5 किलोमीटर का टारगेट अचीव कर पाएगा। तो वो हमको फाइंड करना है। अब देखो जो भी उसकी मैक्सिमम रेंज है, बराबर, वो किस पे डिपेंड करती है अंदर, v0² डिवाइड बाय j, यानी कि वो कितनी स्पीड से फेंक सकता है उस पे ही वो डिपेंड करता है अंदर आर मैक्स का। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 30 वाली कंडीशन में हमको जो दिया उससे हम कैलकुलेट करेंगे वो कितनी मैक्सिमम स्पीड से
फेंक सकता है ऑब्जेक्ट को अंदर। तो हमारा फॉर्मूला क्या था भाई, R इक्वल टू V0 साइन थीटा 0 डिवाइड बाई जी लिखते थे, उसमें V का स्क्वायर करते इसका 2 और G अकेला आता था बराबर। उसमें से आप V0 स्क्वायर डिवाइड बाई जी को क्वेश्चन में बना दो। आपको लगे सर V0 को बनाने का ये क्यों बना, क्योंकि भाई R मैक्स की फॉर्मूला क्या थी, ये थी, तो हम उसकी ही वैल्यू चेक कर ले। तो इससे आप क्या करो भाई, V0 स्क्वायर डिवाइड बाई जी की वैल्यू फाइंड करोगे बराबर, तो V0 स्क्वायर, तो आपका इक्वेशन क्या बनेगा यहाँ पे अंदर बराबर, R डिवाइड बाई साइन 2 थीटा बनेगा। अब R की वैल्यू क्या दी है, 3000 किलोमीटर में लिख देंगे अंदर बराबर, और साइन 30 है, 30 का डबल एंगल करना है, यानी कि क्या होगा भाई, साइन 60 होगा अंदर बराबर। साइन 60 की वैल्यू हम क्या लिखते हैं, √3/2, तो आपको क्या मिलेगा भाई, 6000 डिवाइड बाई √3 मिलेगा कि नहीं मिलेगा अंदर, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है अंदर बराबर। इसको थोड़ा मीटर में देखो, अब यही इक्वेशन किसका हो गया, V0 स्क्वायर डिवाइड बाई जी इक्वल टू R मैक्स का हो गया, यानी कि वो बंदे की मैक्सिमम रेंज की वैल्यू ये है बराबर। अब इसको थोड़ा कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि ये 5000 से ज्यादा होगा कम होगा हमको पता नहीं है, तो कैसे करेंगे, मैं इसको कुछ ऐसा लिख सकता हूँ, 2000 इंटू 3 डिवाइड बाई √3 ऐसा लिख सकता हूँ। तो ये √3 और ये कट हो गया, √3 होगा। अब √3 की वैल्यू हम क्या लिखते हैं, 1.73, 1.73 को 2000 से मल्टीप्लाई कर दो, चलो 2 3 जा 6, 7 2 जा 14, कैरी 1, 2 1 जा 1 एंड 3 आएगा आंसर। और यहाँ पे 3 0 है, 2 डेसिमल है, तो 2 डेसिमल 2 0 को कट करेगा तो कितना जीरो बचे, तो आपको आंसर क्या मिला भाई, 3460 मिला अंदर। अब 5 किलोमीटर तो बहुत दूर की बात है, बेचारा 3.4 या मैक्सिमम 3.5 किलोमीटर तक हिट कर पाएगा बराबर। तो हम बोल सकते हैं यहाँ पे कि इट इज नॉट पॉसिबल टू हिट द टारगेट 5 किलोमीटर अवे। अगर उसको करना है तो उसको प्रैक्टिस कर करके उसकी स्पीड फेंकने की क्या होगी भाई, बढ़ानी पड़ेगी अंदर। समझ में आ गया सबको इतना पार्ट, हाँ के ना बराबर। हमारे इंडियन बॉलर को भी ये कंसेप्ट सिखाना पड़ेगा, ताकि वो कौन से एंगल पे थ्रो करेंगे तो उनका बॉल एक्जेक्टली कौन सी पिच के पॉइंट पे पड़ेगा, ताकि वो स्टंप को अच्छे से टारगेट कर पाए। समझ में आ रहा है अंदर बराबर। पर हमारे बॉलर तो इतने होशियार होते हैं कि तो उनको कुछ पता ही नहीं चलता अंदर, जबकि बाकी कंट्री होते हैं जैसे ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड वाले भी ये प्रिंसिपल का इम्प्लीमेंट करना बॉलर को ट्रेन करते हैं अंदर बराबर, कि कुछ ऐसा करो तो उनको पता चलेगा कि LBW मैक्सिमम आप कैसे कर सकते हो। क्योंकि LBW इस तरह से ही कर सकते हो ना, कि अगर आप प्रॉपर पोजीशन में डाल दो तो LBW होने के चांसेस बढ़ जाएंगे कि नहीं बढ़ जाएंगे आपके अंदर, पर वहां पे ही वो पड़ेगा। वो कैलकुलेशन हम प्रैक्टिस से ये इक्वेशन के फॉर्मेट के हिसाब से हम समझ सकते हैं अंदर। समझ में आ रहा है कि आप फेंक रहे हो, चेक करो तो वो आपको बताएगा कि आपकी स्पीड ये है, तो आप क्या करो, आपका एंगल ये रखो अंदर। अगर आप वो एंगल फॉलो करोगे तो आपका काम यहाँ पे क्या होगा, हो जाएगा अंदर। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है सबको इतना पार्ट बराबर। नेक्स्ट पॉइंट आता है अंदर कि फाइटर प्लेन फ्लाइंग हॉरिजॉन्टली एट एन अल्टीट्यूड ऑफ 1.5 किलोमीटर विद स्पीड ऑफ 720 किलोमीटर पर आवर। तो सबसे पहले देखो उसकी हाइट दे दी गई 0.5 किलोमीटर यानी कि 1500 मीटर, और ये किलोमीटर पर आवर उसकी स्पीड है बराबर। तो उसको हम VP, प्लेन है तो VP लिख देते हैं बराबर। तो उसकी 720 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर, देखो 200 आवर तो 720 है, देखा ना मैंने वहां पे बोला था ना, आपको लगा बस इतनी, पर किलोमीटर पर कन्वर्ट करो तो पता चले कितनी स्पीड है यहाँ पे अंदर बराबर। इस पास डायरेक्टली ओवरहेड एट एंटी एयरक्राफ्ट गन, at what angle from the vertical should the gun be fired for the small cell with the muzzle speed 600 meter per second to hit the plane बराबर, and what minimum altitude should a pilot fly the plane to avoid being hit बराबर। तो आपको यहाँ पे ये चीज क्या करनी है, पे कैलकुलेट करके बतानी है कि वो जो गन वाला बंदा है वो वर्टिकल के साथ एटलीस्ट कितना एंगल बनाएगा बराबर, ताकि उसकी मदद में से 600 मीटर पर सेकंड से हिट कही गई बुलेट है बराबर, वो प्लेन को जाके टकराए और प्लेन को क्या कर दे भाई, क्रैश कर दे अंदर। अब शांति से समझने का ट्राई करो, ये गन वाला है और ये एरोप्लेन है, एग्जैक्टली उसके ऊपर है अंदर बराबर। अब वो सीधा ऊपर डायरेक्शन में थ्रो करेगा ना अंदर, तो प्लेन तो आगे चला जाएगा, उसकी बुलेट क्या जाएगी, फेल जाएगी अंदर बराबर। पर जैसे ही वो अपने हेड पे देख रहा है तो उसके पास ऑप्शन क्या है कि वो थोड़े एंगल पे बुलेट को थ्रो कर अंदर, पर जब एंगल पे कर रहा है तो वो बुलेट अपने आप में क्या करेगी, तो प्रोजेक्टाइल मोशन करेगी अंदर, क्या करेगी, प्रोजेक्टाइल मोशन करेगी, क्योंकि उस पर ग्रेविटी की भी इम्पैक्ट होगी ना अभी तो अंदर, हाँ कहना बराबर। तो प्रोजेक्टाइल मोशन करेगा, तो यहाँ पे हमारे पास कंडीशन क्या होती है कि जब भी वो प्रोजेक्टाइल मोशन करेगी बराबर और एरोप्लेन, तो एक पॉइंट ऐसा आना चाहिए, एक टाइम ऐसा आना चाहिए कि प्लेन
बराबर, और जो बुलेट है वो दोनों एक साथ मिले, तो उसके लिए नेसेसरी कंडीशन क्या है कि भाई t इक्वल टू 0 टाइम पे यहाँ से फायरिंग हो रही है और t इक्वल टू 0 टाइम से उसकी एक्जेक्टली वर्टिकल पॉइंट से एरोप्लेन क्या कर रहा है, तो गुजर रहा है अंदर, बराबर। अब एरोप्लेन तो अपने आप खाली सीधा डिस्टेंस ही ट्रैवल कर रहा है, पर बुलेट होगी यहाँ पे प्रोजेक्टाइल मोशन कर रही है, तो बुलेट को सपोज समझ लो t टाइम पे दोनों हिट हो रहे होंगे, तो बुलेट को t टाइम में एरोप्लेन ने जितना हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है उतना तो करना ही पड़ेगा, साथ साथ में उसको 1.5 किलोमीटर जितना वर्टिकल डिस्टेंस भी उसको क्या करना पड़ेगा भाई, ट्रैवल करना पड़ेगा अंदर, तभी बुलेट और ये जो प्लेन है वो स्ट्राइक हो गया कि नहीं हो गया अंदर। पर अगर वो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कर लेता है पर वर्टिकल डिस्टेंस ज्यादा या कम करेगा तो फिर प्लेन के साथ टकराने का कोई ऑप्शन नहीं है अंदर। अगर वो वर्टिकल डिस्टेंस फॉलो करता है पर उतना हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस नहीं ट्रैवल करता तो भी नहीं होगा कि नहीं होगा अंदर, समझ में आ रहा है। तो यही सिचुएशन को फिगर से क्या करने जा रहे हैं, इलस्ट्रेट करने जा रहे हैं अंदर कि सपोज द बुलेट प्रोजेक्टेड फ्रॉम द पॉइंट ओ विथ एंगल थीटा रीचेस टू द पॉइंट बी आफ्टर द टाइम t, यानी कि बुलेट को आप पॉइंट ओ से जब प्रोजेक्ट कर रहे हो तो बराबर, तो उसका जो वर्टिकल के साथ एंगल है वो हम थीटा कंसीडर कर लेते हैं अंदर, बराबर, और वो पॉइंट बी पे जब पहुंचेगी बराबर, उसके लिए टाइम कितना लगता है t अज्यूम कर लेते हैं, और वही t टाइम के अंदर प्लेन भी वहां पे होना चाहिए अंदर, तभी हमारी कंडीशन सेट होगी। तो इसके लिए हम बोल सकते हैं कि एट द टाइम वॉट एवर द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर्ड बाय आवर बुलेट इन टाइम t, इट मस्ट बी इक्वल टू द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर्ड बाय द प्लेन इन टाइम t, यानी कि प्लेन का t टाइम के अंदर ट्रैवल डिस्टेंस और बुलेट का दोनों का क्या होना चाहिए भाई, सेम होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए अंदर, बराबर। अब कोई भी प्रोजेक्टाइल ऑब्जेक्ट मोशन करता होगा तो उसके लिए हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का इक्वेशन हम क्या लिखते थे भाई, याद करो, v0x साइन थीटा ऐसा कुछ लिखते थे, उसकी वेलोसिटी का और मल्टीप्लाई बाय टी कर दो तो आपको किसका इक्वेशन मिलेगा, उसका ट्रैवल डिस्टेंस का मिलेगा कि नहीं मिलेगा अंदर, हाँ के ना। तो यहाँ पे भाई दोनों का डिस्टेंस सेम बोला है तो डिस्टेंस इक्वल टू क्या बोलेंगे हम भाई, वेलोसिटी इनटू टाइम बोलेंगे। अब हमको पता है प्रोजेक्टाइल मोशन में बराबर हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कांस्टेंट रहती है, बराबर, इसलिए अब ये फॉर्मूला डायरेक्ट अप्लाई करो तो कोई प्रॉब्लम है नहीं अंदर। तो यहाँ पे उन्होंने वही इक्वेशन यूज किया गया है अंदर। अब प्लेन तो भाई हॉरिजॉन्टली जा रहा है यूनिफॉर्म स्पीड से, तो उसके लिए तो आप यूज कर ही सकते हो अंदर, बराबर। पर यहाँ पे जो इनिशियल वेलोसिटी है उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हमको लेना है। एक्चुअल में यहाँ पे जिस तरह से बुलेट को थ्रो किया गया वो एंगल पे किया गया अंदर, तो उसके हिसाब से अगर हमको वेलोसिटी लेनी तो हॉरिजॉन्टल के लिए हॉरिजॉन्टल की वेलोसिटी लेनी पड़ेगी ना अंदर, बराबर। इसलिए यहाँ पे यूएफ का रिप्लेसमेंट करके यूएफ साइन थीटा लिखा है। अब आपको लगेगा सर साइन थीटा तो हम वर्टिकल के लिए थे, ये हॉरिजॉन्टल में कहाँ से आ गया? तो एक्चुअल में है क्या कि वहां पे हम जब एंगल लेते थे वो हॉरिजॉन्टल के साथ लेते थे अंदर, समझ में आ रहा है, बराबर। तो याद रखो अगर आप हॉरिजॉन्टल के साथ ले रहे हो तो आपका वो इक्वेशन वही का वही रहेगा, पर अगर आपका एंगल है वो हॉरिजॉन्टल की जगह वर्टिकल लग रहा है तो आपको सिंपली क्या करना है कि आपके वो इक्वेशन वही के वही लिख देने का, पर साइन हो उसका रिप्लेसमेंट कॉस से कर देने का और कॉस का रिप्लेसमेंट साइन से कर देने का अंदर। समझ में आ रहा है सबको इतना पार्ट, हाँ के ना, यस और नो, बराबर। तो ये चीज आप समझ लेना, अगर आपको ना समझ आया तो मुझे कमेंट करके बताना, तो नेक्स्ट वीडियो में आपको उसका जो ट्रिगोनोमेट्री का कंसेप्ट है उसके कंसेप्ट से मैं समझाने का ट्राई करूंगा अंदर, ओके। यहाँ पे इतना पार्ट क्लियर हो गया। अब यहाँ पे आप क्या करो भाई, साइन थीटा को क्वेश्चन मार्क बनाओ ताकि हमको पता तो चले कि हम कौन से एंगल पे थ्रो करेंगे, तब जाके वो हॉरिजॉन्टल वाला मैच होगा अंदर, बराबर। टी तो यहाँ से कट हो ही जाएगा, वैसे भी टी की इन्फॉर्मेशन हमारे पास अवेलेबल है, दोनों वेलोसिटीज हमारे पास अवेलेबल, रेशियो लो तो आपको साइन थीटा की वैल्यू क्या मिलेगी भाई, 1/3 मिलेगी। यानी कि यहाँ से हम बोल सकते हैं कि 1/3 का अगर कन्वर्जन है 19.5, तो 19.5 पे अगर बुलेट को थ्रो किया जा रहा है तो हम बोल सकते हैं कि हाँ भाई वो हॉरिजॉन्टल में एक्जेक्टली बी पॉइंट पे पहुंचेगी जब प्लेन भी वहां पे बी पॉइंट पे पहुंच रहा है अंदर, बराबर। पर अभी भी बुलेट थ्रो करने के लिए यानी कि स्ट्राइक करने के लिए हमारी कंडीशन कम है, कौन सी वाली, वर्टिकल वाली। तो हम अब चेक करेंगे कि वही टाइम के लिए क्या वो वर्टिकल 1.5 किलोमीटर हाइट अचीव कर पाता है कि नहीं कर पाता है अंदर, समझ में आ रहा है। अब प्रोजेक्टाइल मोशन के लिए आपके पास हाइट का इक्वेशन था कि नहीं था, और मैंने क्या बोला, यहाँ पे एंगल आपका किसके साथ है, वर्टिकल के साथ है, तो आपका साइन होगा तो उसको कॉस रिप्लेसमेंट कर देंगे अंदर, इसलिए यहाँ पे ये चीज की गई अंदर। समझ में आ रहा है सबको इतना पार्ट,
अब आपके पास साइन थीटा की वैल्यू अवेलेबल थी, कितनी थी 1/3, तो कॉस की वैल्यू कैसे अचीव करोगे 1 माइनस साइन स्क्वायर से करोगे, तो सिंप्लीफाइड करोगे तो आपको आंसर क्या मिलेगा भाई 8/9 मिलेगा अंदर, किसका कॉस स्क्वायर का मिलेगा। वैसे भी हमको कॉस स्क्वायर की रिक्वायरमेंट है ना यहाँ पे अंदर, हाँ के ना बराबर। तो कॉस स्क्वायर आपको पता है, u पता है, 2g सब पता है, सबकी वैल्यू रखो तो आपको h की वैल्यू क्या मिलती है 16 किलोमीटर मिलती है। यानी कि यहाँ पे प्रूव क्या होता है कि अगर हम एक हॉरिजॉन्टल की कंडीशन वैलिडेट करने चाहे तो वर्टिकल की कंडीशन वैलिडेट नहीं होती, और अगर वर्टिकल की ट्राई करेंगे तो हॉरिजॉन्टल की नहीं होगी अंदर। समझ में आ रहा है? तो फिर इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका सॉल्यूशन एक ही है कि भाई एरोप्लेन की जो स्पीड है उसके हिसाब से यहाँ पे मजल की जो स्पीड थ्रो की गई है उसमें आपको कुछ कम करना पड़ेगा अंदर, तब जाके हमारा टारगेट क्या होगा भाई अचीव हो पाएगा। पर अभी जो कंडीशन दी है उसमें तो हम कोई भी केसेस में टारगेट अचीव कर पाएंगे नहीं अंदर, बराबर। द बुलेट विल नॉट स्ट्राइक द प्लेन एज द प्लेन इज 1.5 किलोमीटर, जबकि बुलेट वो टाइम पे हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस तो बी जितना ही पहुंचेगी, पर वर्टिकल हाइट कितनी पहुंच जाएगी 16 किलोमीटर पहुंच जाएगी अंदर, बराबर। तो अगर ये कंडीशन के लिए एरोप्लेन वाले को सेफ रहना है तो उसको बोलना है कि तुम्हें 60 किलोमीटर की जो हाइट है उससे कम बनाए रख या तो फिर उससे थोड़ा ज्यादा बनाए रख, बराबर, तो ही तेरा काम होगा, वरना ये वाला तेरे को शूट कर देगा अंदर, बराबर। तो अगर एरोप्लेन 2, 3, 5, 10 किलोमीटर तक भी उड़ रहा है तो वो मदर कितनी भी फायरिंग करेगी उसको कोई फर्क पड़ेगा नहीं अंदर। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है सबको इतना पार्ट, हाँ के ना। तो इस तरह से हमारे ये चैप्टर के जितने भी लेफ्ट एग्जाम्पल थे अकॉर्डिंग टू द न्यू सिलेबस वो हमने कवर किए। फिर से बोल रहा हूँ कि अगर कोई एग्जाम्पल रह जाता है तो कमेंट करके मुझे बता देना, तो हम नेक्स्ट टाइम में वीडियो में कवर कर लेंगे और नेक्स्ट टाइम हम अपना न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे अंदर। ओके, थैंक यू।